हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं सीआरपीसी के। तो आज भी आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और इस वीडियो में हम एक सेक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यह कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अनुसार, इस सेक्शन के पर्पस के अनुसार क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो दिया गया है, जैसा कि हमने इस पर ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन बना चुके हैं जहां पर हमने कुछ ऐसी सिचुएशन समझी थी, यानी कि अगर किसी कोई अपराध हुआ है और उसकी सज़ा केवल फाइन है, तो ऐसे में कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है केस को फाइल करने की, यानी कि आपके केस को सुना जाएगा तो 6 महीने का समय है कॉग्निजेंस लेने का। 1 से लेकर 3 साल तक के लिए पनिशमेंट है तो 1 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, और 3 साल से ज़्यादा के लिए है तो उसमें 3 साल तक का समय दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऐसा पीरियड है जो कि एक्सक्लूड किया जाएगा, जो कि इन इन इस चार्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है? वो समय जब ओफेंडर यानी कि अपराधी जो है इंडिया में नहीं था, इंडिया से एब्सेंस था ही नहीं इंडिया में, क्या उसको शामिल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? वो समय जब ओफेंडर को अवॉइड किया गया अरेस्ट करने से, यानी कि उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या कारण था पकड़े ना जाने का? उसका कारण था कि वो भाग गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है, या वो अपने आप को छिपा रहा था। तो ऐसे में थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन जो है एक्सक्लूड करते हैं। इसका जवाब आपको सीआरपीसी के सेक्शन 470 के अंदर मिलेगा। आप उस सेक्शन को पढ़िएगा, आपको जरूर इसका जवाब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो रिलेटेड है किस सेक्शन से? 260 से। सीआरपीसी की 260 जो बात करता है कि केस को समरली ट्राई किया जाएगा। अब यहाँ पर का क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन यह बन रहा है कि इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऐसा अपराध है जो कि समरली ट्राई नहीं किया जाएगा। जब आप सेक्शन 260 को देखेंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट में यह बताया है कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिन्हें समरली ट्राई किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि अगर चोरी का कोई अपराध हुआ है और उस चोरी की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कितने से ज़्यादा नहीं है? 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा केवल 1 साल तक है। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो कि रिलेटेड है आईपीसी के इन दो सेक्शन से। सेक्शन 454 जो बात करता है गुप्त तरीके से हाउस ब्रेक करना, गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास करना। 456 क्या कहता है कि नाइट में यानी कि रात में गुप्त तरीके से हाउस ब्रेक करना और हाउस ट्रेसपास करना, उसके लिए पनिशमेंट डिफाइन की गई है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? कोई भी ऐसा अपराध जिसकी सजा, जिसकी पनिशमेंट, जिसका कारावास कितना हो सकता है? 2 साल से ज़्यादा हो सकता है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? अगर आपने सेक्शन 260 सीआरपीसी को पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा, क्योंकि इसका जवाब आपको यहाँ पर सबसेक्शन 2 के फर्स्ट क्लोज में ही दिया गया है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा अपराध जो 2 साल से ज़्यादा है, उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट है सज़ा, या फिर डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे में उसको समरली ट्राई हम नहीं करेंगे। तो फोर्थ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, एडवोकेसी के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि इन सभी स्टेटमेंट में से जो नीचे ये स्टेटमेंट दी गई है सीआरपीसी के 313 के अनुसार बनाई गई एप्लीकेशन से संबंधित है। यानी कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 313 सीआरपीसी की सेक्शन कहती क्या है। यह कहती है कि पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल अपीयरेंस, एक्यूज की पर्सनल अपीयरेंस जो कि आवश्यक होती है, ताकि एक्यूज की पर्सनल अपीयरेंस करके उससे यह पूछा जा सके कि जो भी ये ऑफेंस आपके ऊपर लगाए गए हैं, जो स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन ने दी है, जो अपराध लगाए गए हैं, क्या ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो आपकी इस पर क्या राय है, आपका यहाँ पर क्या डिफेंस है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि अक्यूज्ड खुद को, अपने आप को बचाने के लिए कुछ अपने डिफेंस में कुछ बातों को रखता है इस सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 313 के अनुसार एप्लीकेशन बनाई गई है और इन स्टेटमेंट के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जवाब भी आपको तब पता होगा जब आपने 313 सीआरपीसी को पढ़ा होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि एक्यूज की जो स्टेटमेंट है वो ओथ पर यानी कि शपथ पर जो है ली जाएगी। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ओथ की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि यह सेक्शन केवल ट्रायल पर अप्लाई होगी, इंक्वायरी पर अप्लाई नहीं होगी। बिल्कुल भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, कोर्ट परमिट कर सकती है रिटर्न स्टेटमेंट अगर एक्यूज के द्वारा फाइल की जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 313 के अनुसार। यानी कि वो अपने डिफेंस में जो भी बातें रख रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा फाइल करता है, तो क्या कोर्ट उसे एडमिट कर सकती है। बिल्कुल एडमिट कर सकती है। इसे अमेंडमेंट के द्वारा इस सेक्शन के अंदर जोड़ा गया था, क्योंकि क्या हो रहा था, केसेस के अंदर जो है मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्यूज की स्टेटमेंट नहीं ले रहे थे, तो कभी कभी ले ली, कभी नहीं ली, ओरल स्टेटमेंट लेते थे। लेकिन जब से ये सेक्शन ये जो पॉइंट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, उसके बाद से ये कंपलसरी हो गया है, जो कि रिटर्न में वो ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। इसी सेक्शन को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। सेक्शन 313 क्या कहता है, जैसा कि इसकी सब हेडिंग ही बता रही है कि पावर दी गई है। किसको पावर दी गई है, कोर्ट को पावर दी गई है कि वो एक्यूज को एग्जामिन कर सकते हैं। कैसे एग्जामिन किया जाएगा, पर्सनली एग्जामिन किया जाएगा। क्यों एग्जामिन किया जाएगा, ताकि जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट दी गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, क्या वो सही है, क्या उसके अगेंस्ट में आप बचाव पक्ष में अपने आप में कुछ कहना चाहते हो। तो इसलिए पर्सनल एग्जामिनेशन जो है एक्यूज का किया जाता है, ताकि उसको भी रिलीफ दिया जा सके और जो है बैलेंस बनाया जा सके प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच में, किसी भी तरीके का यहाँ पर भेदभाव ना किया जाए। इसलिए यहाँ पर ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या कहती है सब सेक्शन 1, यही कहती है कि जो एक्यूज का पर्सनली एग्जामिनेशन किया जाएगा, वो एक्सप्लेन करेंगे उन सभी परिस्थिति को, जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट में लगाए गए हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझनी है। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या कही गई है, एक क्लोज में यह कहा गया है कि कोर्ट चाहे तो किसी भी समय पर, यानी कि किसी भी स्टेज पर, भले ही एक्यूज को बताया हो या ना बताया हो, विदाउट प्रीवियस वार्निंग एक्यूज से क्वेश्चन पूछ सकती है, यानी कि इसकी स्टेटमेंट कराई जा सकती है, मे बी एट एनी स्टेज। दूसरी चीज क्या है कि कोर्ट ऐसा करेगी ही करेगी, शेल वर्ड का यूज किया गया है बी पॉइंट में, यानी कि ये मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि ये कब होगा, सेकंड पॉइंट में, यानी कि जब प्रोसिक्यूशन की गवाही होने के बाद, लेकिन डिफेंस
डिफेंस की गवाही होने से पहले, यानी कि उसके बीच में जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाएगा। सपोज दैट ये हमारा ट्रायल यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर ख़त्म हो गए। अब यहाँ से जो है डिफेंस के जो विटनेस है वे चालू होने हैं, मतलब उनको डिफेंस को गवाही देनी है। तो उसके बीच में यहाँ पर ये जो है मैंडेटरी हो जाता है कि एक्यूज की पर्सनल एग्जामिनेशन किया जाए, उसकी गवाही ली जाए कि वो क्या कहना चाहता है अपने पॉइंट में। साथ ही यहाँ पर एक प्रोवाइजो डाला गया है इस सेक्शन के अंदर, जो क्या कहता है, एक छोटा सा रिलीफ देता है कि अगर समन केस चल रहा है, समन केस या हम कहें कुछ नॉर्मल, मतलब ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं है, तो ऐसे में एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस जब उसको छूट मिली है या फिर उसको छूट मिल सकती है एग्जामिनेशन करने की, क्लोज बी के अंदर, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर समन केसेस में ऐसा नहीं भी किया जा सकता, छूट दी जा सकती है। दूसरा सब क्लोज क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ जो है प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने की संभावना रहेगी। क्या कहता है कि नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि उसको शपथ यानी कि नहीं दिलाई जाएगी, ओथ नहीं ली जाएगी जब भी 313 के अनुसार एक्यूज का पर्सनल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसका कारण भी है, इसका कारण ये है, अगर उससे शपथ ले ली जाएगी और वो शपथ के अनुसार मतलब कि वो उसके बाद गवाही देता है, अपने कुछ पॉइंट रखता है कि जनाब मैं इस वजह से वहाँ पर गया था, इसलिए मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, सो कुछ भी जो भी कहानी वो बनाता है, तो ऐसे में अगर वो कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो क्या वो फंस जाएगा? बिल्कुल फंस जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर शपथ ली है कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा नहीं कहूँगा। ये आपने ज़रूर सुना होगा डायलॉग, ये ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जब एक्यूज 313 के अंदर उसका पर्सनल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। सबसेक्शन 3 क्या कहती है? सबसेक्शन 3 केवल इतना कहती है, भले ही वो 313 के अंदर गलत एविडेंस दे दे या मतलब कि जो भी उससे प्रश्न पूछा गया उसका गलत जवाब दे दे, या फिर जवाब देने से क्या करे, मना करे, तो उस पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर उस पर पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी, ट्राई नहीं किया जाएगा पनिशमेंट के लिए। फोर्थ ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये कहता है कि जब 313 के अंदर वो कुछ अपने डिफेंस में कुछ पॉइंट रख रहा है, तो ऐसे में अगर वो कुछ ऐसे पॉइंट जो है जज साहब को बता देता है जिससे कि वो खुद ही किसी ऑफेंस में फंस जाए, यानी कि सपोज दैट उस पर 302 का चार्ज लगा हुआ है, यानी कि उसने मर्डर किया है, लेकिन वो वहाँ पर क्या कह देता है कि मैं तो वहाँ पर क्या करने गया था, चोरी करने के लिए गया था। तो क्या जो ये इसने यहाँ पर ये कहा कि मैं चोरी करने के लिए गया था, मैं उसको मारने के लिए नहीं गया था, तो ये यहाँ पर एज एन एविडेंस इस केस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल भी यहाँ पर एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसे कंसीडर किया जाएगा, उसे एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी अदर इंक्वायरी और ट्रायल और किसी भी अदर ऑफेंस के लिए। सपोज दैट अभी इस पर 302 का चार्ज लगा हुआ है और क्या पता जिस जगह पर वो गया है, जहाँ पर भी मर्डर हुआ है, वहाँ पर चोरी भी हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पर तो उस एविडेंस को यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन कंसीडर कर लिया जाएगा, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके इसके अगेंस्ट में वो एविडेंस जो उसने यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर दिया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक्यूज के लिए सही नहीं होगा। बात करते हैं फिफ्थ सबसेक्शन के बारे में। क्या कहता है फिफ्थ सबसेक्शन? ये यही कहता है कि जब भी कोर्ट को यह लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को यह लगता है
कि उनको हेल्प लेनी चाहिए किसकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और डिफेंस काउंसिल की। जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं किससे, एक्यूज से, जो कि क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जिस पर कि एक्यूज आंसर देगा, यानी कि उससे प्रश्न किए जाएंगे। पर्सनल एग्जामिनेशन जब होगा तो उससे प्रश्न किए जाएंगे कि भाई तुम पे ये अपराध है, अब तुम इनका जवाब दो, क्या ये सही है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो अपने कुछ पॉइंट उसमें से निकाल कर अपने फायदे के जो भी एक्यूज को पॉइंट लगेंगे वो सारे जो है वहाँ पर मेंशन करेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो कोर्ट है वो मदद ले सकती है प्रोसिक्यूशन से भी और डिफेंस से भी। साथ ही अगर वो चाहते हैं, एक्यूज यानी कि चाहता है कि वो उसे रिटर्न में फाइल कर दे जो भी उनके जवाब है, तो रिटर्न में फाइल किए जा सकते हैं WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट के रूप में, कोर्ट उसे परमिट कर सकती है। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। क्या कहता है कि 161 के अंदर दिए गए बयान, इन सभी स्टेटमेंट के अनुसार कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है 161 के अंदर दिए गए बयान के अनुसार। 161 के बयान हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, पुलिस के द्वारा 161 के बयान जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही जवाब क्या है, इसके लिए हमें ऑप्शंस को पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, क्या वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, बिल्कुल रिकॉर्ड की जाएगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, नेगेटिव पूछा गया है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि पर्सन जिसको एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो बाउंड है जवाब देने के लिए, जो भी क्वेश्चन उस पर पूछा गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो उस पर प्रश्न कर रहा है, लेकिन वो उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है जो कि उसको क्या प्रूफ कर दे कि मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो मैं खुद ही दोषी हो जाऊंगा, मेरे पर क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा। तो ऐसे में वो उसका जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, पुलिस ऑफिसर हैज़ टू बी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड गेट इट साइन बाय द पर्सन सो एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी पुलिस स्टेटमेंट ले रही है 161 के अंदर उन पर साइन किए जाएंगे उस पर्सन के जो एग्जामिन किया जा रहा है। ये मैंडेटरी नहीं है, ले भी सकती है लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है इस प्रश्न के अनुसार, अदरवाइज तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इस स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट MCQ को समझा और साथ ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को भी डिटेल में कवर किया। फिर मिलेंगे हम एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।